Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 3 अगस्त 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मोजाम्बिक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों याद होगा कल के वीडियो में हमने मनी बिल के बारे में डिस्कशन किया था, तो मनी बिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है। पहले तो ये 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, बताना है इन चारों में से कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ मनी बिल। पहला बोलता है अ बिल इम्पोजिंग इनकम टैक्स, क्या इसको हम एज अ मनी बिल कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ही स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है अ बिल रेगुलेटिंग गवर्नमेंट बोरिंग्स। तीसरा अ बिल इम्पोजिंग फाइन्स फॉर ट्रैफिक वायलेशंस, या फिर चौथा अ बिल एस्टेब्लिशिंग अ नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो इन चारों में से कितने स्टेटमेंट है दोस्तों जिसको एज अ मनी बिल कंसिडर कर सकते हैं, फटाफट याद करो और बताओ कल जो आपने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 स्टेटमेंट है, या ऑप्शन नंबर सी केवल 3 है, या ऑप्शन नंबर डी चारों के चारों एज अ मनी बिल कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों बहुत दिनों से ये खबर लगातार चर्चाओं में देखने को मिल रही है। हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी इस आर्टिकल को लेकर एक बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जो कॉलम है वो लिखा गया। बात हो रही है टर्की की। टर्की दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बिल की वजह से चर्चाओं में है। टर्की के पार्लियामेंट ने एक बहुत ज़्यादा विवादित एक बिल को पास किया। उस बिल में यहाँ पर मांग यह है कि जितने भी जो स्ट्रे डॉग्स हैं, यानी जितने भी बाहर घूमने वाले ये कुत्ते हैं, इनको मार दिया जाएगा। लगभग 40 लाख डॉग्स की पॉपुलेशन को साइड करने की कोशिश कर रहा है टर्की, जिसकी वजह से एक बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ। जो एनिमल लवर्स हैं, एनिमल राइट कैंपेनर्स हैं, वो लगातार यहाँ पे इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लेकिन कितना भी प्रोटेस्ट हुआ, इन सब को नकारते हुए दोस्तों यहाँ पर ये पूरी तरह से जो बिल है इसको पास किया गया। सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों बात है ये 29 जुलाई की। अभी तो हम अपने अगस्त के महीने में आ चुके हैं। तो 3-4 दिन पहले टर्की की पार्लियामेंट ने एक बिल अप्रूव किया। उस बिल के अंदर में फोकस ये किया गया था कि टर्की अपने देश में लगभग 4 मिलियन यानी कि 40 लाख के आसपास जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो बाहर ऐसे घूमने वाले कुत्ते हैं, उनको यूथेनाइज कर देगा। यूथेनाइज आप समझ रहे हैं ना, एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे यहाँ पर उस डॉग की जान चली जाएगी। तो ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब जितने भी यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ओपोजिशन पार्टीज़ हैं वहाँ पर, वो भी इसको लेकर लगातार क्वेश्चन उठा रही हैं, टर्की की सरकार के ऊपर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि भाई ये जो लॉ है एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लॉ है। और इस कंट्रोवर्शियल लॉ में फोकस किया जा रहा है कि केवल उन्हीं कुत्तों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि या तो वो कुत्ता बीमार हो ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा उसमें अग्रेशन नज़र आ रहा है, लोगों को काट रहा है इधर उधर। तो ऐसे कुत्ते के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर ये जो यूथेनाइज वाला कॉन्सेप्ट है इसको अपनाया जाएगा। बाकी सरकार की साइड से और भी कई सारे स्टेटमेंट है, जैसे उन्होंने ये बोला कि इस तरीके से अगर हम 40 लाख डॉग्स को ख़त्म करते हैं यूथेनेशिया की वजह से, तो स्पेशल फोकस ये रहेगा कि जो लगातार डॉग अटैक कर रहे हैं इसको रोका जा सके, साथ ही साथ में जो रेबीज़ फैल रहा है इसको रोका जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए टर्की यह बिल लाई है, ऐसा टर्की की सरकार का कहना है। अब जो हमारे एनिमल कैंपेनर्स है दोस्तों, एनिमल राइट्स की जो बात करते हैं, उन्हें लगातार क्वेश्चन किया सरकार को कि भाई आप बड़े लेवल पर यहाँ पे इन कुत्तों को मार रहे हैं और ये गलत है। इसकी जगह आप दूसरे ऑप्शन भी अपना सकते हैं ना, कुत्तों को मारने की बजाय आप मास स्टरलाइजेशन कर सकते हैं।
नसबंदी करवा सकते हैं। ऐसा कैंपेन शुरू कीजिए कि आप स्टरलाइजेशन कर दें, जिससे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी इन कुत्तों की, तो पॉपुलेशन अपने आप रुक जाएगी। तो अगर आप ऐसा सवाल उठा रहे हैं रेबीज़ बढ़ रहा है या डॉग अटैक्स बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो केसेस कम हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम इतने बड़े मात्रा में डॉग्स को मार रहे होंगे। ये बेसिकली यहाँ पे जो वहाँ के एनिमल राइट कैंपेनर्स हैं उनका कहना है, और वो इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद एक इमोशनल सी डिबेट हमने इंटरनेट के ऊपर देखी, और वहाँ पे बोला गया कि टर्की का ये वाला जो कदम उठाया गया है, इसकी वजह से हमें 1910 की एक ट्रेजेडी याद आ रही है। 1910 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि जो ऑटोमन अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने लगभग 60,000 के आसपास जो ये स्ट्रे डॉग्स थे इस्तांबुल के अंदर में, उनको सी ऑफ मरमरा में, जो डेजर्टेड रॉक है दोस्तों, वहाँ पे छोड़ दिया था। फिर वहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया, ना ही उनको कुछ खाने को मिला, और फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे वो डॉग्स इतने ज़्यादा भूखे हो गए कि थोड़े समय बाद वो एक दूसरे को खाने लगे, और जितने भी डॉग्स उनने एक दूसरे को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ये सिनेरियो हुआ था, ये थी 1910 की ट्रेजेडी। तो लोगों का कहना है कि ये ट्रेजेडी याद दिला रहा है टर्की। दूसरी तरफ इतने भयंकर प्रोटेस्ट के बाद में जो ये यूथेनेशिया वाला कॉन्सेप्ट है जो टर्की ने अडॉप्ट किया, टर्की ने बाद में कुछ चेंजेस करते हुए ये बोला कि ठीक है, हम उन डॉग्स को मारेंगे या उनको यहाँ पर इस तरीके का इंजेक्शन दे देंगे जो एक इंसान के लाइफ के लिए डेंजर साबित हो रहा है, इंसान की हेल्थ के लिए डेंजर साबित हो रहा है, या उसका जो बिहेवियर है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, या अनकंट्रोलेबल बिहेवियर है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कोई उसको अडॉप्ट भी नहीं करेगा। ऐसी अगर कोई चीज़ हो रही है तो यहाँ पे उसके लिए यूथेनेशिया वाला कॉन्सेप्ट ही अपनाया जाएगा। इतना ही नहीं, जब ये सब कुछ हो गया, लॉज बनने की तैयारी हो चुकी है, तो वहाँ की सरकार ने अपने मेयर से बोल दिया है कि कोई भी मेयर अगर इस लॉ को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, या इस लॉ के फेवर में नहीं है, या इस लॉ के खिलाफ बोल रहा है, तो उसको जेल हो सकती है। ये स्थिति हो गई है। प्लस जितने भी विजिटर्स हैं उनको पार्लियामेंट जाने से मना कर दिया है। टर्की के पार्लियामेंट में कोई जाएगा नहीं, है ना, कोई भी विजिटर नहीं जाएगा, ताकि जो प्रोटेस्ट वगैरह है वो रोका जा सके। यानी टर्की जो चाह रहा है, जो सरकार चाह रही है, उसको एज इट इज़ अपनाया जा सके, ताकि वो इस तरीके से जो डॉग्स की पॉपुलेशन है उसको रेगुलेट कर सकें। बाकी दोस्तों इसको लेकर जो भी नए अपडेट्स होंगे वो सब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। आगे डेफिनेटली बहुत चर्चाएं होंगी, कुछ एडिटोरियल भी लिखे जाएंगे, वो सब कुछ हम कवर करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों अगला जो आर्टिकल होने वाला है ये जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फोटो में जो आप इन दो लोगों को देख रहे हो, एक है ग्रुप के कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, और दूसरे यहाँ पर जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं राइट साइड में, यानी ये वाले, इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो ये दोनों पर्सनैलिटीज़ लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। चर्चाओं में क्यों बने हैं? क्योंकि दोस्तों भारत ने इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को सेलेक्ट किया है फॉर द एग्जाम फॉर मिशन टू आईएसएस। आईएसएस क्या है? यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्राइवेट इंडस्ट्री की साइड से यहाँ पर दोस्तों कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है। तो भारत ने इन दोनों को यहाँ पर चुना है, इन दोनों को सेलेक्ट किया है। तो ये एग्जाम 4 मिशन के अंदर में दोस्तों यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो एग्जाम 4 मिशन जो है ये ध्यान रखिए चौथा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, जो कि सीधा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाया जाएगा। इससे हमको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि दोस्तों फिर आने वाले समय पर हमें गगनयान मिशन भी करना है। तो गगनयान मिशन में बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं हमको वो प्राप्त होंगे। अभी फ़िलहाल के लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में वैसे तो कोई बेसिक चीज़ नहीं है, लेकिन इस एग्जाम मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मिशन क्या है और कैसे वर्क करेगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है दोस्तों कि ये जो आर्टिकल है वो इतना हेल्पफुल नहीं होगा। अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनेगा तो जो अब मैं आपको बैकग्राउंड डिटेल्स बता रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स आप जैसे बना सकते हैं, वो वाली डिटेल्स हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं दोस्तों, ये गगनयान मिशन के लिए भी चुने गए। 2025 तक हम यहाँ पर एक गगनयान मिशन करने वाले हैं, जहाँ पे अंतरिक्ष में भेजेंगे हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को। तो इन्हीं को सेलेक्ट किया गया है एग्जाम 4 मिशन के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। क्वेश्चन ये है कि सर ये एग्जाम 4 मिशन है क्या? नासा और साथ ही साथ में एक्सियम स्पेस, जो कि ये अमेरिका की प्राइवेटली फंडेड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिए। तो नासा और एक्सियम स्पेस दोनों ने मिलकर यहाँ पर साइन करा है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ध्यान रखिए ये चौथा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन होने वाला है, जहाँ पे प्राइवेट तरीके से, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। जैसे नासा गवर्नमेंट एजेंसी है यूएसए की, इसरो भारत की यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी है, लेकिन यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट किया जाएगा, और ये प्राइवेट तरीके से हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुँचाएंगे। और यहाँ पे हमारा जो मेन एम है कि इसको लॉन्च किया जाएगा अगस्त 2024 में, यानी कि अभी इसी महीने की बात हो रही है। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? कैनेडा स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। इस मिशन का मेन पर्पज़ क्या है? इस मिशन का पर्पज़ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन एस्ट्रोनॉट्स को पहुँचाना, और 14 दिन तक वो उसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले हैं।
अब ये सब चीज़ें दोस्तों इतना आसान नहीं होगा। पहले दोस्तों इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी और नासा वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा, है ना। फिर उसके साथ इंटरनेशनल पार्टनर्स, स्पेस एक्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाली हैं। स्पेस क्राफ्ट सिस्टम पर एक स्पेशल फोकस होगा। एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को तैयार किया जाएगा कि अगर कोई यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है तो कैसे यहाँ पर हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को बचा सकते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों इंडिया यूएस के स्पेस कॉपरेशन गोल के बेसिस पे। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो ये बातचीत हो रही है, जो आज हम एक्सॉम मिशन तैयार कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न है साल 2023, यानी पिछले साल भारत और अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, यानी यूएसए के प्रेसिडेंट हो गए, भारत के प्राइम मिनिस्टर हो गए, दोनों के बीच में दोस्तों एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यहाँ पर यूएसए ने बोला भी था कि जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, ये भारत के एस्ट्रोनॉट्स को एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, अपने आर्टेमिस अकॉर्ड मिशन के तहत। तो ये यहाँ पर अब करेंटली इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये वही एस्ट्रोनॉट है जिनको गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है। तो इंडिया का गगनयान मिशन प्रोग्राम आपको पता ही है दोस्तों, लगभग कह सकते हैं 2025 के बाद तक हम इस गगनयान मिशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे मेन पर्पज़ है अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स को पहुँचाना, ठीक है। वो थोड़े समय रुक के और वापस से नीचे आएंगे। कई बार मैंने आपको गगनयान मिशन एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारी ट्रायल्स भी होंगे। पहले तो 2 खाली रॉकेट भेजने वाले हैं ताकि टेस्टिंग हो सके, तीसरे में यहाँ पर इंसानों को भेजा जाएगा। फिर क्वेश्चन यह है कि सर अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सॉम मिशन जो हो रहा है, इसमें एक स्पेशल फोकस किया जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, 14 दिन तक वहीं रहेंगे। क्या है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ध्यान रखिए दोस्तों, कई बार मैंने आपको ये वाला फोटो दिखाया होगा। अंतरिक्ष में एक फुटबॉल का जो फील्ड होता है ना, उस साइज़ के बराबर का एक स्टेशन बना के लॉन्च किया गया है, कई सारे कंट्रीज़ के थ्रू बनाया गया है। तो इसी स्टेशन में कई सारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, रुकते हैं, और काफ़ी सारी जो रिसर्चेस हैं स्पेस से रिलेटेड वो भी करते हैं। तो इसी स्पेस स्टेशन में यहाँ पर दोस्तों ये लोग भी जाने वाले हैं। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में और भी कई सारी बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ध्यान रखिए, ISS जो है एक बहुत बड़े साइज़ का और एक ऐसी लेबोरेटरी यहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को मिल जाती है जो अंतरिक्ष में है। हमारे पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ये, और ये एस्ट्रोनॉट्स का घर है जहाँ पे वो लगातार कई सारी रिसर्चेस करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए दोस्तों, इससे हमें कई सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड हुए हैं। और जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया था, ये 15 देशों के कोलैबोरेशन के बेसिस पे बना था। 15 देश और 5 स्पेस एजेंसी। जो 5 स्पेस एजेंसीज थी उसमें एक नासा था, यूएस की एजेंसी, रॉसकॉस्मोस रशिया की एजेंसी, ESA यूरोप की स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी एंड CSA कनाडा की स्पेस एजेंसी। इन 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया था। फिलहाल अब तो इसकी उम्र भी खत्म हो रही है, 2030 तक यहाँ पर इसको उतार दिया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। अभी क्या होता है कि कई सारे लोग इसमें ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और ये काफ़ी तेज़ी से घूमता है। बताया जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाता है, 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे पृथ्वी के 16 चक्कर लगा देता है ये। और इस स्पेस स्टेशन में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रुकने वाले एक पर्सन है जिनका नाम है पैगी विट्सन। नाम ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे वनडे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी सवाल बन चुका है। तो पैगी विट्सन, इन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ पे व्यतीत किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। लगभग कितना, 665 डेज़ तक वो स्पेस में लगातार रहे और वहाँ पे वर्क किया, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च कब किया गया था? अब देखिए, एक बार में इतना बड़ा जो साइज़ है वो ऐसे ही नहीं लॉन्च कर दिया गया, थोड़े थोड़े पार्ट्स लॉन्च किए और धीरे धीरे करके स्पेस में उनको जोड़ते चले गए। तो जो पहला हिस्सा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, इसको सेंड किया गया और असेंबल किया गया ऑर्बिट में 1998 के अंदर में। फिर सन 2000 से अगर आप देख पाएंगे तो ISS के अंदर में यहाँ पर क्रूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे जो लगातार रह रहे थे। तो थोड़े थोड़े पार्ट्स करके जोड़े गए हैं। ऐसे यहाँ पर चाइना भी अपना त्यांगोंग स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है, थोड़े थोड़े पार्ट्स जोड़ के, याद होगा आपको, है ना। तो सवाल यह है कि चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, ये भी है, भारत इसमें कब आएगा? तो दोस्तों इंडिया भी इसके ऊपर काम कर रहा है, और हमारे जो इसरो के चीफ हैं उनका स्टेटमेंट आ ही चुका है कि हमारे देश का भी पहला स्पेस स्टेशन तैयार हो जाएगा 2035 तक। हम भी खुद का स्पेस स्टेशन बना के अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं दोस्तों, जहाँ पे इसरो का मेन पर्पज़ है कि हम 20 टन के आसपास का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ज़्यादा हैवी नहीं, 20 टन के आसपास का रहेगा, साइज़ में छोटा रहेगा, बट हमें प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर सकेगा। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। तो क्वेश्चन अगर बनेगा आर्टिकल से तो यहाँ से बनेगा, इसमें से आर्टिकल तो पढ़ो, लेकिन बैकग्राउंड डेटा को बिल्कुल नहीं छोड़ना दोस्तों, ये आपके प्रॉपर नोट्स हैं।
ना आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा एक आर्टिकल डिस्कस किया, पीछे का बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा डिस्कस किया, ऐसे सभी आर्टिकल में हम करने वाले हैं। तो आपके नोट्स जो हैं ऑटोमेटिक तैयार होते चलते हैं और उन सब का पीडीएफ दोस्तों एक कंपाइल करके इसी ग्रुप में दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिल जाएगा, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट को बड़ी हेल्प मिलेगी। फिर दोस्तों इस ग्रुप में आपका सारा करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर रहता है। कहने का मतलब है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी लोग, तो लगभग 1.5-2 साल के करंट अफेयर्स कवर करने हैं। वो सब करंट अफेयर्स आपको इसी ग्रुप में एक जगह पर स्टोर हैं, बहुत ही सीक्वेंस वे में मैनेज हैं। तो आपकी प्रिपरेशन में चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। और दोस्तों ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइस में, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि मुझे कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन एक काम ज़रूर करना है, वो है वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस करना। 5000 लाइक्स का टारगेट है, जिसको आप सभी लोग यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। आगे आते हैं ना दोस्तों, अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 इकॉनमी से आप लिंक कर पाएंगे। कल के न्यूज़पेपर में भी ये पब्लिश था, कल के 1-2 आर्टिकल रह गए थे, उनको भी कवर करेंगे। तो बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर पीएमआई के बारे में। ठीक है, पीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो पीएम सिग्नल्स फैक्ट्री एक्टिविटी ईज्ड इन जुलाई। कहने का मतलब है, देखिए परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर में हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ की स्थिति है उसको यहाँ पे दर्शाया जाता है। अभी आपको बताऊँगा इसके बारे में डिटेल से, डोंट वरी। तो हुआ यहाँ पर यह है, आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि हर महीने इस प्रकार का इंडेक्स रिलीज़ होता है। तो दोस्तों हुआ ये, जून के महीने में जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स था, इसको ना एक स्कोर के बेसिस पे देखा जाता है। तो जून का जो स्कोर था वो था 58.3 पीएमआई का। लेकिन अभी हम अगस्त के महीने में जैसे एंटर हुए तो प्रीवियस मंथ्स का डेटा आता है हमारे पास में, तो जून का तो पहले पता था हमें। अब दोस्तों बात आई जुलाई की, तो जुलाई में जो हमारा पीएमआई का स्कोर आया है वो आया है 58.1। ठीक है, यानी जून से थोड़ा सा कम यहाँ पे जुलाई का स्कोर है, पॉइंट का फ़र्क है यहाँ पर। ये 58.3 था और अब की बार जुलाई में 58.1 आया है। अब जो अगस्त का महीना चल रहा है इसका डेटा हमें सितंबर में मिल जाएगा कि अगस्त के महीने में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो किस तरीके से काम किया है। उसके बेसिस पे ये पीएमआई का जो रैंकिंग है या स्कोर है वो हम देखते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि चलो ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन ये तो दिखाई पड़ रहा है हमें कि जो पीएमआई का स्कोर है वो जून के महीने के कंपैरिजन में जुलाई में थोड़ा सा तो कम हुआ है। यानी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, पॉइंट का फ़र्क है, लेकिन थोड़ा सा गिरावट ज़रूर हुई है, ये हमने देखा। तो वही चीज़ यहाँ पे इस आर्टिकल में हेडिंग में समझाई गई। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बोला, ये डेटा हर महीने रिलीज़ होता है, ऊपर नीचे होता रहता है और इसका कभी भी स्कोर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा और ना ही पूछा गया है। तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बना तो यहाँ पे दोस्तों पीएमआई से रिलेटेड बनेगा। आपको पता होना चाहिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन तैयार करता है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अब बात यह है कि आखिरकार पीएमआई होता क्या है। पीएमआई एक सर्वे बेस्ड मेजर है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे हम फोकस करते हैं कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक पर्टिकुलर महीने में कैसे वर्क किया है। और ये कैसे मापा जाता है, सर्वे करके। जगह जगह पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ जाएंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, पूछेंगे भैया पिछले महीने आपका मैन्युफैक्चरिंग कैसे चली थी, इस बार मैन्युफैक्चरिंग कैसी है। तो उसके हिसाब से डेटा दोस्तों तैयार किया जाता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये इंडेक्स क्या दर्शाता है, हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की जो स्थिति है वो दर्शाता है। क्वेश्चन यह है कि इस पीएमआई का पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ है कि हमें करंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है ये, ताकि जो हमारी कंपनी डिसीजन मेकर्स हैं वो बढ़िया तरीके से काम कर सकें। प्लस यहाँ पे ये सेपरेटली कैलकुलेट होता है। ध्यान रखिए परचेजिंग मैनेजर जो इंडेक्स है, मैंने जैसे बोला ना मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो अलग इंडेक्स आता है, सर्विस सेक्टर के लिए अलग से रिलीज़ होता है। ठीक है, और इसमें एक स्कोर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है पीएमआई का एक नंबर होता है, 0 से 100 के बीच में स्कोर मिलता है।
और अगर 50 से ऊपर अगर स्कोर मिला है तो मतलब वो पर्टिकुलर महीने में हमारी जो इंडस्ट्रीज़ उनका एक्सपेंशन हुआ है वो बड़ी हैं, ग्रोथ हुई है यहाँ पे। अगर मान लो केवल 50 पे अटका हुआ है तो यानी कोई बदलाव नहीं हुआ है पिछले महीने के कंपैरिजन में। लेकिन अभी हमने देखा जैसे जुलाई में 58.1 है और जून में 58.3 था, ये हमने देखा, तो यानी 50 से ऊपर है। फिर भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का एक्सपेंशन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर हमारे पिछले महीने का पीएमआई यानी कि जून के महीने का जो पीएमआई है 58.3 है, वो अगर जुलाई से ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है जुलाई में हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन दिखा है, नहीं दिखा है? बिल्कुल दिखा है। ठीक है, तो ये वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई। अब बात एक और है, पीएमआई को तैयार कौन करता है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को तैयार किया जाता है आईएचएस मार्केट के थ्रू। लगभग 40 से ज़्यादा जो देश हैं उनके लिए इसी प्रकार का ये इंडेक्स रेडी करता है। ठीक है, आईएचएस मार्केट खुद एक ग्लोबल लीडर है इस इंफॉर्मेशन और एनालिटिक्स इंडस्ट्री के अंदर में। आईएचएस मार्केट S&P ग्लोबल का हिस्सा है। अब एक चीज़ और आती है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि पीएमआई थोड़ा थोड़ा हमें आईआईपी की तरह लग रहा है। हमने परसों एक और इंडेक्स पढ़ा था, दैट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, लेकिन दोस्तों अलग है। दोनों में फ़र्क क्या है? आईआईपी दोस्तों आपकी जो मेन कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके ऊपर एक फोकस रखता है। जबकि यहाँ पर जो पीएमआई है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रॉडर लेवल पे, बड़े लेवल पर, सॉरी, जो हमारे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ध्यान देते हैं। आईआईपी जो हमारे देश की बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, उनको यहाँ पे ब्रॉडर लेवल पर देखता है, जबकि यहाँ पर पीएमआई जो है माइक्रो लेवल पर काम करता है। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, इसका यहाँ पर मेन फ़ायदा क्या देखने को मिलेगा, महत्व क्या देखने को मिलेगा? तो पहली चीज़, इससे क्या होगा, हम अपने इकॉनमी का जो डेटा है उसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि पीएमआई हमें बताएगा कि हमारे देश में बिजनेस एक्टिविटीज़ किस प्रकार से चल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है, तो एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनका यहाँ पर एक इंडिकेटर होगा, यानी कि जितना भी देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो हमको यहाँ पर ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होगा। फिर बात आती है डिसीजन मेकिंग की। तो जो पर्टिकुलर ये जो इंडेक्स है दोस्तों, ये यूज़ किया जाता है कई सारे सेंट्रल बैंक्स के थ्रू। ठीक है, यानी अलग अलग देशों में जैसे मैंने बोला ये भी यूज़ करते हैं, तो हमारा भी सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका यूज़ कर सकता है इस इंडेक्स का, ताकि जो इंटरेस्ट रेट वगैरह हैं वो सब सेट कर सके, डिसाइड करे जा सके। तो इसलिए भी यहाँ पर पीएमआई एक रेलिवेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। ना दोस्तों, अगला जो आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पर आपको नजर आएगा। इसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी बोल रहा हूँ, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उन वाले टॉपिक से लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है यहाँ पे? बात हो रही है दोस्तों यूरोपियन यूनियन की। आपने ईयू वर्ड बहुत सुना होगा। यूरोपियन यूनियन दोस्तों पूरा एक ग्रुप है जिसमें 27 यूरोपियाई देश आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं बताऊंगा अभी। तो हुआ क्या है कि यूरोपियन यूनियन में ना कई सारी चीज़ें आती हैं, इसके अंदर में कई सारे ऑर्गन्स हैं इसके। तो ऐसी एक ऑर्गन आता है यूरोपियन कमीशन। तो यूरोपियन कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है, उस कमीशन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ पे रिसेंटली देखने को मिला। और जो इलेक्शन हुआ दोस्तों, तो उसमें यहाँ पर चुन के आई हैं जो पहले वाली प्रेसिडेंट थी वही, उनका नाम है उर्जुला वोन देर लेन। कई बार आपने देखा होगा, इंडिया के विजिट पर भी आई हुई हैं। तो ये ध्यान रखिए, यूरोपियन कमीशन की पहली फीमेल प्रेसिडेंट हैं जो दूसरी बार लगातार चुनकर आई हैं। इनके डिसीजन कई बार यहाँ पर वायरल्स हुए, इनके स्टेटमेंट वायरल्स हुए हैं। तो इनका चयन हुआ है एज अ प्रेसिडेंट दोबारा से, इस वजह से यहाँ पर ये यूरोपियन कमीशन चर्चाओं में है। तो यूरोपियन कमीशन क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या इसमें इश्यूज़ हैं, ये यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है, जो आपसे एग्जाम में सवाल के रूप में बन सकता है। तो कैसे बनेगा और कहाँ से बनेगा, आइए वो समझते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल सब पढ़ेंगे, बैकग्राउंड डेटा पढ़ना ज़रूरी है इसके बारे में, और डिटेल से चीज़ें समझना ज़रूरी है। ये आपको पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, जिसमें आपका फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, ये सब कंट्रीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। स्लोवाकिया, हंगरी, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, इटली, ये सब यहाँ पर आपके यूरोपियन यूनियन के देश हैं। मैंने जैसे बोला कितने, 27 देश आपके आते हैं यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, जो कि एज अ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक की तरह काम करता है। और इन 27 कंट्रीज़ में से जो 19 देश हैं दोस्तों, वो यूरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनमें ऐसा रिलेशन है, ऐसी एक हार्मनी बनी हुई है। तो 27 में से 19 देश सीधा यूरो यूज़ करते हैं, यूरो ही उनकी ऑफिशियल करेंसी है।
और बचे यहाँ पर जो 8 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं, जिसमें बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन है, ये यूरो का इस्तेमाल नहीं करते। इनको छोड़ के बाकी सभी यूरोपियन कंट्रीज़ यूरो यूज़ करती हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का जो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर अपना एक बहुत बड़ा मार्केट, इंटरनल सिंगल मार्केट डेवलप कर रखा है। पता है, जो 27 देश हैं इनके बीच में कोई भी बॉर्डर्स नहीं है। जैसे 2 देशों के बीच में बॉर्डर्स होता है ना, वैसा यहाँ पर नहीं है। आप पूरे यूरोप में एक देश में एंटर करें, पूरे यूरोप में आराम से घूम सकते हैं। तो एक इंटरनल सिंगल मार्केट भी इनका देखने को मिलता है। लॉज एक जैसे काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन बना हुआ है। और इस पूरे 27 देशों का एक पार्लियामेंट भी, जिसको बोलते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट, तो ये इस बेसिस पे ये काम करता है। सवाल यह है कि आखिरकार क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जितने भी ये 27 देश हैं, इनके बीच में शांति को प्रमोट किया जा सके, फ्रीडम, सिक्योरिटी, जस्टिस प्रोवाइड करवाई जा सके, कोई भी इंटरनल बॉर्डर्स ना हो इन सभी देशों के बीच में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर काम किया जा सके। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो उसको रोका जा सके, टेक्नोलॉजी के मामले में यहाँ पर साथ में मिलकर प्रोग्रेस किया जा सके, एक दूसरे के कल्चर, लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके। तो ये सब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यूरोपियन यूनियन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमको नज़र आते हैं। और इन्हीं यूरोपियन यूनियन का एक कमीशन आता है, जिसको बोलते हैं यूरोपियन कमीशन, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिसकी प्रेसिडेंट अभी चुनकर आई हैं। तो यूरोपियन कमीशन क्या है दोस्तों, सवाल बन सकता है। यूरोपियन कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारे यूरोपियन यूनियन की, है ना, यानी वही 27 देशों का जो ग्रुप है उसी की एक छोटी सी बॉडी है यूरोपियन यूनियन। इसका मेन काम क्या है? कोई लॉज वगैरह लेकर आना है, कोई डिसीजन लागू करना है ना, कोई ट्रीटीज़ वगैरह हैं, या डे टू डे जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं यूरोपियन यूनियन की, उसको हैंडल करने का काम यूरोपियन कमीशन का है। ये जो कमीशन है ये एक कैबिनेट गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा है इन 27 देशों के लिए। और दोस्तों इस कमीशन में इन 27 देशों के जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, है ना, हर एक देश से एक ना एक मेंबर आता है। और जितने भी ये मेंबर्स हैं ये आपस में मिलकर यहाँ पे कई सारे एग्रीमेंट्स पे अप्रूवल देना, ये सारा काम यहाँ पर इनका होता है। उसके अलावा ये जो 27 देश यहाँ पे 27 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, इन 27 मेंबर में से एक मेंबर को उठाकर इस कमीशन का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और वो जो प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रखिए, ऐसे नहीं बनते। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से यूरोपियन पार्लियामेंट और साथ ही साथ में यूरोपियन काउंसिल मिलकर करते हैं। ठीक है, यूरोपियन काउंसिल प्रपोज कर देगा कि भैया इस पर्टिकुलर कंट्री का जो ये व्यक्ति है इसको यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दो, और यहाँ पे फिर उसका इलेक्शन का काम यूरोपियन पार्लियामेंट करेगा। नाउ ये जो यूरोपियन कमीशन है इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। एक डिपार्टमेंट है इसका डायरेक्टरेट जनरल, ठीक है, जो कि बाकी सारी डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़ को लिंक करने का काम करता है। उसके अलावा हाई रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं यहाँ पर यूनियन फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के, इनको भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है यूरोपियन काउंसिल के थ्रू, वोटिंग के माध्यम से। और यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको यहाँ पे एग्रीमेंट करना होता है, ठीक है, और कई सारे डिसीजंस यहाँ पे लेने होते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इनके पास में हो जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बनता है यहाँ पर यूरोपियन कमीशन का एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल क्लियर हो गया दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये है 27 देशों का तो वैसे एक ग्रुप है, कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं? इस ग्रुप को बनाया तो गया होगा शुरू में, जी बिल्कुल, और बनाया जब गया था तो केवल 6 देश हैं दोस्तों जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट उठाया और जो इसके फाउंडिंग मेंबर कहलाते हैं। सवाल यहाँ पे बन सकता है, और फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नेदरलैंड। उसके अलावा धीरे धीरे करके साल ब साल कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐड होती चली गई, जैसे 1995 में ऑस्ट्रिया ऐड हुआ, देन बल्गेरिया, देन 2013 में क्रोएशिया, देन साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड। ऐसे दोस्तों धीरे धीरे करके वेरियस कंट्रीज इसमें ऐड हो गई और ये 27 देशों का पूरा पर्टिकुलर ग्रुप बन गया। अब एक सवाल मेरा आप लोगों से है, बहुत ही सिंपल सा। हमने बहुत देर से यूरोपियन यूनियन का डिस्कशन किया, कमीशन का डिस्कशन किया। आप ये बताइए यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? बताओ फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में कौन से देश में है। आगे आते हैं। बाकी दोस्तों आपको याद होगा कल हमारा एक एडिटोरियल भी रह गया था, है ना, और वो जो एडिटोरियल था वो था यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 को लेकर। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। प्रॉपर नोट्स बना के आपको देने वाला हूँ, उनको बस अच्छे से चीज़ों को सुनना। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी चीज़ में से याद दोस्तों आएगा और उसी को आपने लिखना होगा। तो एडिटोरियल में क्या बोला जा रहा है अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार जो ये पर्टिकुलर बिल लेकर आया गया है ये क्या है और इस बिल का मेन पर्पज़ क्या है। मैं आपको पहले फटाफट इस बिल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। देखो ये सभी डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2024। तो रिसेंटली हुआ क्या, काफ़ी सारी जो चिंताएं हैं वो व्यक्त की गई।
इस बिल को देखते हुए और कई सारे जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं जो ऑनलाइन यहाँ पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर इस ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2024 के अगेंस्ट में खड़े हुए। और जो ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट बिल है दोस्तों, इसकी मांग क्या है? इस बिल के अंदर में मेन फोकस रखा गया है कि जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स ऑनलाइन चल रहे हैं, इनको रेगुलेट करेगी सरकार, इनके ऊपर कंट्रोल एक कह सकते हैं सरकार लेने वाली है। इसमें प्रिंट न्यूज़ को छोड़ा हुआ है, जो हमारी प्रिंटिंग पेपर्स होते हैं, पेपर न्यूज़, उनको छोड़कर बाकी जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, न्यूज़ और करंट अफेयर्स प्रोग्राम वाले, इनको कंट्रोल करने का फोकस किया जा रहा है ब्रॉडकास्टिंग में, इस बिल के अंदर में। अब ब्रॉडकास्टिंग पता है ना क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग मतलब यही होता है यार, जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको ट्रांसमिट करना रेडियो, टेलीविज़न या दूसरे और इंटरनेट के माध्यम से, है ना। तो उसी को लेकर यहाँ पर यह बिल है। अब ऐसा क्यों? प्रिंट न्यूज़ को छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन ऑनलाइन क्रिएटर्स को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। रीज़न यहाँ पर दोस्तों यह है कि CSDS लोक नीति सर्वे हुआ और उस सर्वे के अकॉर्डिंग पता ये चला कि 29% रेस्पोंडेंट्स ऐसे थे जो कि पॉलिटिकल मटेरियल्स को कंज्यूम करते हैं रोज़ाना इन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आजकल लोगों ने पढ़ना कम भी कर दिया, डिजिटली यहाँ पर ज़्यादातर कंटेंट को कंज्यूम किया जा रहा है। तो जो बाकी सारे क्रिटिक्स हैं, उन्होंने लगातार चिंता व्यक्त की है कि जो ये बिल है, इससे डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म हो सकता है, यानी कि डिजिटल लेवल पर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल पाएगा, है ना। गवर्नमेंट डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म जैसी चीज़ों को प्रमोट कर रही है, ऑनलाइन कंटेंट को कंट्रोल करने लगेगी, उनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी फिर। तो ऐसा यहाँ पर कई सारे जो क्रिटिक्स हैं उनका स्टेटमेंट है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? ज़रा यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन करना ज़रूर बनता है। तो ये जो बिल आया है दोस्तों, इसके वैसे तो कई सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होंगी, ये मैं आपको बिल्कुल बैलेंस वे में समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि जो ये पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 है, इसके कुछ अहम की पॉइंट्स हैं कि इस बिल में क्या क्या होने वाला है। इस बिल में दोस्तों सबसे पहले रेगुलेटिंग मैकेनिज्म रखा गया है। जो अलग अलग प्रकार के ब्रॉडकास्टर्स हैं, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर में, न्यूज़ चलाते हैं, तो ये जो रेगुलेशन है दोस्तों, ये डिपेंड करेगा उनके प्रकार के ऊपर, वो किस प्रकार में आ रहे हैं। जैसे टेलीविज़न जो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क हैं, इनको रजिस्टर करना होगा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, तभी यहाँ पर जितने भी ये नेटवर्क्स हैं, जो ये चैनल्स हैं, वो चल पाएंगे। जबकि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको भी दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि भाई उनका सब्सक्राइबर का लेवल कितना ज़्यादा है, उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा, उनको भी रेगुलेट किया जाएगा। तो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म आ गया, ताकि जो फेक न्यूज़ जैसे कंटेंट हैं या कुछ ऐसे कंटेंट जिसकी वजह से और प्रॉब्लम हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी पे इशू हो सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सके, इस पर्पज़ से यहाँ पर इसको लाया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों जो इस बिल का कंपोनेंट है, पॉइंट है, वो ये बोलता है यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ये जो बिल आ रहा है 2024 का, क्योंकि ये बिल है, पास होगा तभी कानून बनेगा, अभी केवल बिल है। तो इस बिल का मेन पर्पस, जो मेन एम है, वो ये भी है कि जो हमारा पुराना वाला एक्ट है, केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995, इस वाले एक्ट को ख़त्म किया जाए, उसको रिप्लेस किया जाए और रिप्लेस करके नया लॉ आए। इस नए लॉ में जितने भी डिजिटल न्यूज़, करंट अफेयर्स, जितनी भी चीज़ें हैं, या OTT प्लेटफॉर्म्स, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो नेटफ्लिक्स वगैरह हैं, इन सबको रेगुलेट किया जाएगा। अब तीसरा की पॉइंट बताया जा रहा है प्रोग्राम कोड एंड एडवर्टीजमेंट कोड। जो ये बिल है, इसकी मांग ये है जितने भी न्यूज़ और करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स हैं, इसमें प्रिंट न्यूज़ को अगर हम हटा दें तो न्यूज़ और करंट अफेयर प्रोग्राम जो हैं, इनको रेगुलेट किया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम्स हैं, इनके लिए कुछ नियम वगैरह होंगे, कोड्स होंगे, तो उन कोड्स को यहाँ पर फॉलो करते हुए चलना होगा। फिर उसके बाद इस बिल में दोस्तों एक सेल्फ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट भी है। ये बिल एक सेल्फ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बनाएगा, जहाँ पे फोकस किया जाएगा कि जितने भी प्रोग्राम्स या एडवर्टीजमेंट्स को लेकर जो भी नियम वगैरह हैं, वो सब फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो चेक किया जाएगा। फिर कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी भी यहाँ पर बनेगी। ऐसा बोला जा रहा है कि जो हर एक ब्रॉडकास्टर होगा, उसके पास में एक खुद की कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी होगी, जो उसके कंटेंट को जांच करेगी, देखेगी। और जितना भी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट होगा, जो कंटेंट यहाँ पे पब्लिक में रिलीज़ कर दिया गया है, उसको यहाँ पे सर्टिफाई किया जाएगा इसी कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी के माध्यम से। ये चीज़ होने वाली है। फिर उसके बाद इस बिल में फोकस किया गया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी एक बढ़िया एक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि इस बिल में मांग ये की जा रही है जितने भी डिजिटल क्रिएटर्स कंटेंट बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी करंट अफेयर्स के अंडर में आ रहा है। तो इस बिल के अंदर में ये बात है कि हम यहाँ पे ये बिल क्या करेगा, सबटाइटल्स को प्रमोट करेगा कि वीडियो में सबटाइटल चलाए जाएँ, ऑडियो डिस्क्रिप्टर्स हो, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए। या इससे क्या होगा, जो डिसेबिलिटी से गुजर रहे व्यक्ति हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, तो वो साइन लैंग्वेज से चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो बिल है, ये प्रोवाइड करवा रहा है जिससे यहाँ पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको भी यहाँ पर ज़्यादा बड़े लेवल पर जो कंटेंट है एक्सेस करने का एक बेनिफिट मिलेगा।
साथ ही साथ में इस बिल ने ये भी बोला है कि जो डिसेबिलिटी ग्रीवांस ऑफिसर है वो भी यहाँ पर हम अपॉइंट करेंगे, जो कि उन डिसेबिलिटी विद पर्सनस की प्रॉब्लम्स को सुनेगा। फिर एट द लास्ट इस बिल में दोस्तों पेनल्टीज़ का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर ही दिया गया है। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे बोला जा रहा है आपके पास में सभी चीज़ें हैं, सभी गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से चलना है। अगर आप उनको वॉयलेट करते हैं तो यहाँ पर वार्निंग वगैरह यहाँ पे आपको दिया जाएगा, और उससे जो ऑपरेटर ब्रॉडकास्टर्स है इसमें मॉनेटरी पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं। ठीक है, पेनल्टी लगाई जा सकती हैं, फ़ाइन लगाई जा सकती हैं। और मान लो कोई सीवर ऑफेंस है, बहुत खतरनाक ऑफेंस कर दिया है, तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है उसको जेल भी डाला जा सकता है। फिर क्वेश्चन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग प्रोविजंस का। ये जो पर्टिकुलर बिल है दोस्तों, इसमें कई सारे और भी प्रावधान हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की बात की है कि जितने भी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क हैं, मान लो कोई पर्टिकुलर चैनल्स हैं या नेटवर्क्स हैं, है ना, तो वो एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकते हैं। जैसे आजकल जो नेटवर्क्स होते हैं ना, मोबाइल नेटवर्क्स, वो शेयर कर लेती हैं कंपनियाँ, उस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट है। बाकी इस बिल में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया है। यानी ये जो बिल है ये क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाएगा, जहाँ पे कोई विवाद हुआ है उसको भी यहाँ पर सुलझाया जाएगा। तो ये बिल के इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स हैं। इस बिल में ये चीज़ें लेकर आई जाएंगी। अगर ये कानून बना तो ये सब कानून दोस्तों हमारे सामने होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार इस बिल की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार इस 2024 बिल के इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं, महत्व क्या हो सकता है। पहला महत्व है कंसोलिडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। कहने का मतलब है इस बिल ने पुराने वाले सभी कानूनों को ख़त्म कर दिया। हमारे पास में अगर लॉज हैं तो 1995 के लॉज हैं, तो समय के साथ में अपडेट होना ज़रूरी है। तो बिल ने यहाँ पर सभी नई चीज़ों को अडॉप्ट किया है। इसमें OTT, डिजिटल मीडिया, इन सब चीज़ों को लाया जा रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन चीज़ें जैसी चीज़ें प्रमोट हो रही हैं। दूसरा, इसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होगा, ऐसा यहाँ पर बिल का कहना है। क्योंकि बिल के अंदर में दोस्तों डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। आपस में मान लो कोई ब्रॉडकास्टर से कोई डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उनके विवाद को सुलझाया जाएगा। तो यहाँ पे लोग उतरने चाहेंगे इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, तो बिज़नेस करना आसान हो जाएगा, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तीसरा जो बेनिफिट है वो है फर्दर पुश टू डिजिटल इंडिया। हम डिजिटल इंडिया या इंडिया के डिजिटाइजेशन की बात कर ही रहे हैं, तो जब यहाँ पर ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रमोट किया जाएगा इस ग्रुप के माध्यम से, तो इससे जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग डोमेन है दोस्तों, इसमें नए नए इवोल्यूशंस होंगे। डिजिटल इंडिया और ज़्यादा तेज़ी से पुश होता हुआ नजर आएगा। फिर एक के बाद एक और इंपॉर्टेंस हो सकता है, वो है एक हक मिलेगा आपको, वो है राइट ऑफ वे का। यानी ये जो बिल है आपको राइट ऑफ वे प्रोवाइड करवाएगा, जिसके तहत जो केबल ऑपरेटर्स होंगे वो आराम से यहाँ पर परमिशन ले सकते हैं लोकल एजेंसी से और अपने नेटवर्क को पूरे शहर में फैला सकते हैं। फिर साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, ये बता ही चुका हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग क्या होती है। और जो लास्ट इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है वो ये है, जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स होंगे जो ये न्यूज़ वगैरह चला रहे होंगे, इनको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, क्योंकि इनके पास में सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म होगा, जिसके माध्यम से सभी इंडस्ट्री के जो मैटर्स हैं उनको रेगुलेट किया जा सकेगा। ठीक है। फिर ईज़ ऑफ लिविंग यहाँ पर बोला जा रहा है इस बिल से, यहाँ पर क्योंकि डिसेबिलिटी विद पर्सनस के ऊपर भी फोकस किया गया है, तो सबटाइटल्स, ऑडियो या साइन लैंग्वेज जैसी चीज़ें जब आएंगी तो यहाँ पे ज़्यादा लोगों को कंटेंट एक्सेस हो पाएगा। तो लोगों का यहाँ पर न्यूज़ को एक्सेस कर पाना काफ़ी आसान हो जाएगा, स्पेशली वो जो डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। ये है इस ब्रॉडकास्टिंग बिल के इंपॉर्टेंस के बारे में सभी डेटा। लेकिन केवल इंपॉर्टेंस नहीं दोस्तों, ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2024 से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ चिंताएं भी हमारे सामने नज़र आती हैं। जैसे जो चिंताएं सामने दिख रही हैं वो है थ्रेट ऑफ डिजिटल डिक्टेटरशिप। एक खतरा हो सकता है डिक्टेटरशिप का, स्पेशली डिजिटल डिक्टेटरशिप। क्यों? क्योंकि इस बिल से गवर्नमेंट के पास पावर आएगी। अब जितने भी डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स हैं, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या दूसरे वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, OTT ब्रॉडकास्टर्स हैं, इन सबको नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा सही तरीके से। कहीं पर भी अगर वॉयलेशन हुआ दोस्तों, तो उस बेसिस पे यहाँ पर उनके खिलाफ फिर सीधा एक्शन लिया जाएगा। और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, वो यहाँ पर चीज़ों को समय के हिसाब से बदल भी सकती है। तो ये जो बिल है ये केंद्र सरकार का जो कमांड है, जो उनका कंट्रोल है, वो डिजिटल मीडिया पे बढ़ा देगा। और ऐसा होगा तो रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। और मान लो रूल और गंभीर होते चले गए समय के साथ में, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाएगी कि भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अगर आपने कुछ चीज़ें मेंशन कर दी वहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। तो ये यहाँ पर इस वजह से बोला जा रहा है कि थ्रेट है डिजिटल डिक्टेटरशिप का। दूसरा यहाँ पर थ्रेट हो सकता है कि एडिशनल कंप्लायंस फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे ऑलरेडी हमारे पास में एक्ट हैं भैया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, IIT रूल 2021, सरकार ने यहाँ पर डिमांड किया रजिस्ट्रेशन की, सेंसरशिप की, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी है। तो जो भी यहाँ पर मान लो रिक्वायर प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब है, तो इसके लिए एक स्पेशल कंप्लाइंस बनाने वाले हैं। तो केवल न्यूज़ चैनल्स के लिए नहीं होने वाला दोस्तों, ये सभी के लिए होने वाला है, यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए भी यहाँ पर ये होने वाला है।
ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर ऐसा एक बिल है। फिर एट द लास्ट यहाँ पर एक और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, वो ये है जो कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनाई जाएगी उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि उस कमेटी का मेन पर्पज़ है कंटेंट को इवैल्यूएट करना, उसकी जांच पड़ताल करना, देखना कंटेंट सही है या नहीं, उसको अप्रूवल देना। तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट को एक क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, वो यहाँ पर कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जो लोग इस इवैल्यूएशन कमेटी में होंगे वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा ना हो गवर्नमेंट का दबाव हो उनके ऊपर। तो अगर उनके ऊपर गवर्नमेंट का दबाव हो गया तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वही प्रमोट होंगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर उनकी पर्सनल डिटेल्स अगर सामने आएंगी तो उनकी प्राइवेसी को खतरा रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी है उसमें कौन कौन मेंबर्स हैं, ये इसको लेकर सवाल रहेगा कि भाई यहाँ पर वही तो व्यक्ति है जो सारे कंटेंट को अप्रूव कर रहा है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर उनकी जो राइट टू प्राइवेसी है उसके अगेंस्ट में सब चीज़ें जाएंगी। और अगर उनकी पर्सनल डिटेल्स हम डिस्क्लोज कर देते हैं तो उससे रिस्क रहेगा उनके फिजिकल और ऑनलाइन हैरासमेंट का, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है वो कोई व्यक्ति इसमें है वो ऐसा कंटेंट यहाँ पर अप्रूव कर दे जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या ग्रुप को ऑफेंड करे। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जब उस व्यक्ति की पर्सनल डिटेल्स रहेंगी तो उस पर अटैक्स होंगे। तो ये यहाँ पर बोला गया कि ये एक इशू हो सकता है कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी के माध्यम से। फिर एक और समस्या हो सकती है जो ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल, दोस्तों इसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं। यानी एक ऐसा एडवाइजरी काउंसिल है जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एडवाइस देने का काम करेगा। तो जितने भी मेंबर्स ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल में हैं इनको नॉमिनेट कौन करेगी, केंद्र सरकार। अब क्योंकि जो ये ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल है इसका एक फाइनल ऑर्डर रहेगा, ध्यान रखिए फाइनल से जो है इसी बॉडी का रहेगा कि किस कंटेंट को छुपाना है, सेंसर करना है, किस कंटेंट को यहाँ पर पब्लिक करना है, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो जो गवर्नमेंट है वो पुश कर सकती है कंटेंट सेंसरशिप को इसी BAC के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स है वो नॉमिनेट होंगे केंद्र सरकार के माध्यम से। तो अगेन यहाँ पर कंटेंट का जो रेगुलेशन है वो भयंकर तरीके से सरकार कर पाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है वो है सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ जर्नलिस्ट। जो क्रिटिक्स हैं उनका यहाँ पर एक डर है कि जो ये बिल है हो सकता है इसका मिसयूज़ हो जाए। हो सकता है जो जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पे अरेस्ट कर लिए जाएं। कोई जर्नलिस्ट है मान लो कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है तो ये एक्ट लग जाएगा, इसमें कहीं बोल दिया जाएगा भाई आपने ये लॉ का वायलेशन किया है, जैसे IT रूल 2021 का मिसयूज़ हुआ है। तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है ताकि लोगों को अरेस्ट किया जा सके। समझ गए? तो ये यहाँ पर इसके प्रॉब्लम्स हो गए। लेकिन एट द लास्ट हमें चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर से समझने के लिए सोल्यूशन भी जानना होगा, क्योंकि आप भी कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि यार एक तरफ फ़ायदा भी एक तरफ नुकसान भी है। अब बताइए यहाँ पर इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसका एक उपाय यहाँ पर हमारी नज़र में क्या हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड में अगर आप देखेंगे तो पहली चीज़ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। भाई यहाँ पर कंसल्टेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, आप इनके लिए नियम ला रहे हो लेकिन इन्हीं को ही आपने शामिल नहीं किया लॉ बनाने में, तो किस बात का नियम। तो भाई पहले यहाँ पर इनसे कंसल्टेशन करना ज़रूरी है, पब्लिक का फीडबैक लेना ज़रूरी है कि भाई हाँ इसके ऊपर जानकारी दी जाएगी, तब जाके यहाँ पे गवर्नमेंट इस तरीके का बिल को लेकर आए, जिससे क्या होगा सभी की सहमति हो जाएगी फिर इस बिल में, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने का सिनेरियो बनेगा नहीं। दूसरा यहाँ पर वे फॉरवर्ड हो सकता है प्रमोशन ऑफ मीडिया लिटरेसी। जो मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया कंजम्पशन को लेकर, जैसे सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया ने कर रखा है। फिर है रिस्पॉन्सिबल मीडिया बनाना। जो मीडिया है, मीडिया की ड्यूटी बहुत बड़ी है दोस्तों, क्योंकि जहाँ हम लोग बात करते हैं अपने देश के 3 पिलर्स के बारे में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की बात करते हैं, तो इंडियन डेमोक्रेसी में चौथा पिलर जो होता है उसको हम मीडिया के तौर पर देखते हैं। तो मीडिया की ड्यूटी बनती है कि वो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली वर्क करें, किसी के थ्रू पक्षपात ना करें, उसी के बेसिस पे यहाँ पर क्या होता है जो मीडिया उसको हैंडल किया जाता है। तो एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में एट द लास्ट सोल्यूशन हो सकता है कि जो हमारा ये कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं आप, ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल के अंदर लोगों को अपॉइंट करने की बात आप कर रहे हैं, तो उसको इंडिपेंडेंट रखें। अगर सरकार यहाँ पे नॉमिनेट करेगी मेंबर्स को या सरकार के थ्रू यहाँ पर मेंबर्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई इंडिपेंडेंसी का मामला है ही नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है पार्शियलिटी करके काम करेगा क्योंकि सरकार ने नॉमिनेट किया हुआ है। तो चीज़ अगर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर बेटर रहेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। चलो नॉमिनेट भी करें लेकिन इंडिपेंडेंटली वर्क करना, इम्पार्शियल वर्क करना, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है हमारे लिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। आई होप आपको ये पर्टिकुलर एडिटोरियल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। चलिए आगे आते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों अपने सेशन को एंड करेंगे और आज के वर्ड ऑफ द डे पर आते हैं। तो आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है? डेली आपको एक शब्द मिलता है जिसका यूज़ करके आपने सेंटेंस बनाना होता है। वर्ड है एक्सटेम्पोरेनियस। कहोगे ये कैसा वर्ड है? देखो, एक्सटेम्पोरेनियस का मतलब होता है
कि एक स्पीच देना बिना प्रिपरेशन के बोलना, बिना तैयारी के स्पीच आप देने गए, उसको यहाँ पर एक्सटेम्पोरेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी वर्ड का यूज़ करके फटाफट एक सेंटेंस बनाओ नीचे कमेंट सेक्शन में, ज़रूरी है, ये आपको हेल्प करेगा वोकैब में, कॉम्प्रहेंशन में। सी सेट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा दोस्तों। जिनके मैथ्स वीक है, जैसे मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, वो कॉम्प्रहेंशन से नंबर गेन करते हैं, वहाँ पर आपको वोकैब बहुत हेल्प करती है, प्लस मेंस आंसर राइटिंग में तो हेल्प करेगी। फिर उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था मनी बिल के रेफरेंस में बताइए, जो ऊपर 4 चीज़ें दी गई हैं, इन चारों में से कितनी चीज़ें हैं जो मनी बिल के तौर पर कंसीडर की जाती हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 चीज़ें हैं। हाँ, टैक्स को लगाना, टैक्स को इम्पोज करना, एबॉलिश करना, चेंजेस करना, याद है ना, कल बताया था ये मनी बिल के अंदर में आता है आर्टिकल 110 में। तो पहला तो सही है। दूसरा, सरकार बोरोइंग करती है, हाँ वो भी मनी बिल में आता है। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कल बताया था ना, बोरोइंग्स, एक्सपेंडिचर, वो सब यहाँ पर मनी बिल में देखा जाता है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, क्या ट्रैफिक वायलेशन के लिए फाइन लगाना वो मनी बिल के हाथ में? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसका भी कोई यहाँ पर पर्पज़ नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है, दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने इसको सही किया होगा। अगर आपने कल आर्टिकल पढ़ा है, अच्छे से चीज़ों को समझा है, तो कोशिश मेरी यही होती है कि जो करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे कई सारे आर्टिकल पढ़े, इन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन कल यहाँ पर आपके सामने लेकर आ जाना, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स की तैयारी भी हो रही है, आप चीज़ भी देख रहे हो और क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। तो एग्जाम में, प्रीलिम्स में सवाल बनेगा तो आपको हेल्प मिलेगी। तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट किया करो। चलिए, इसी का यहाँ पे लेक्चर को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।